ये स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिप्रोडक्शन के हवाले से चंद बातें कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी, वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है। तो उसका हमने जवाब ये दिया था, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो है उनके ज़िंदा रहने के लिए या उनकी कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और दूसरा कि एवरी ऑर्गेनिज्म लाइक्स टू हैव मैनी ऑफ इट्स टाइप। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म लाइक्स टू हैव अ लॉट ऑफ इट्स टाइप, यानी वो अपने जैसा बहुत चाहता है, अपने जैसे और बहुत चाहता है। बैक्टीरिया है तो अपने जैसे बहुत से बैक्टीरिया चाहता है, फंगस है, लिजर्ड है, इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, कोई भी है, इंसान है, हर इंसान ये चाहता है कि उसके क्या हों, ऑफ स्प्रिंग्स हों आगे। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन रखता हूँ कि फॉर which of the following sexual reproduction is necessary? एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, एप्स, ऑल ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है बट मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करें, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेक्सुअल। नाउ ऑल ऑफ दीज रिप्रोड्यूस। ठीक है, बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एप्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप हो सकता है इसको टिक करें, बट ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको कभी कभार ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस तरह से एक्टिनोमाइसीट्स यूनिसेलुलर हैं, इनको भी विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे कैन सर्वाइव। बट एप्स, ठीक है, प्राइमेट्स, दे ऑलवेज रिक्वायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट्स के हवाले से जो स्पीशीज़ की एवोल्यूशन होती है उसमें टू डिफरेंट सेक्सेस का होना ये बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग आउट वेरिएशन। ठीक है, म्यूटेशन से आप इतनी वेरिएशन नहीं ला सकते जिस तरह से आप क्रॉसिंग ओवर से ला सकते हैं। ये तो इस बात का जवाब है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज़ एक्सटर्नल जेनिटलिया नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन? ये हम आगे जाके इसका जवाब देंगे आफ्टर द टॉपिक। ये क्वेश्चन हम आखिर में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया नेसेसरी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो भी हम जब टॉपिक को एक्सप्लेन कर लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स असल में कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वी हैव मेल्स एंड वी हैव फीमेल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। फॉर रिप्रोडक्शन बोथ आर इक्वली नेसेसरी। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट अलबत्ता डिफरेंट है। एनर्जी कॉस्ट इट इज डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। वाई, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। एक यूनिवर्सल जो रूल फॉलो हो रहा है फॉर रिप्रोडक्शन दैट इज मैनी, मिलियंस और थाउजेंड्स एंड ऑलवेज अ सिंगल। मैनी मिलियन सेल्स, ऑलवेज अ सिंगल सेल, यानी मैनी मिलियन स्पर्म्स, ऑलवेज अ सिंगल एग। ठीक है, यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे कि
इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो साथ साथ डिस्कस हो जाएगा। क्या वो ज़रूरी है या सेल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी एक्सटर्नल जेनेटिलियाज हैं या वो सेल्स हैं जो कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यूनिवर्सल एक फिनोमेना है, किसी भी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे मोस्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो फीमेल है वो यूजली एक ही है हमेशा से, चाहे प्लांट है या एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं या हायर एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, वट एवर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू विल सी सिमिलर फिनोमेना, दैट इज़ सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड मैनी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कुछ की जो कंपोनेंट्स हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल पार्ट्स। तो एक्सटर्नल पार्ट्स में आता है टेस्टिस और टेस्टिस, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। इसके अलावा स्क्रोटम, दिस इज द सैक, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट्स एंड copulatory organ, that is penis। ठीक है, now internal parts वन बाय वन हम इनकी डिटेल को भी देखेंगे। इंटरनल पार्ट्स जो कि बॉडी के अंदर होते हैं उनमें आएंगे, सबसे पहले आएगा वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, इसको आप बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड and urethra and final ejaculatory duct। ठीक है, ऑल्दो ये जो यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट है ये कंपोनेंट है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के, क्योंकि बेसिकली ये बॉडी के अंदर भी इनका कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है और कुछ एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन में भी। अगर हम ये पहले हम जनरलाइज डायग्राम को समझ लें फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं टेस्टिस, इट इज़ कवर्ड बाय स्क्रोटम। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर यूजुअली 2 टेस्टिस होती हैं बट समटाइम्स देयर मे बी अ सिंगल टेस्टिस। ठीक है, तो ये एक भी होती हैं लेकिन मोस्टली 99 आउट ऑफ 100 टाइम देयर आर 2 टेस्टिस। ठीक है, इन टेस्टिस के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बेसिकली अगर टेस्टिस को हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो टेस्टिस के अंदर इस तरह से लोब्स बने होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि एक टेस्टिस के अंदर एटलीस्ट 250 to 300 एंड समटाइम्स अप टू 400 तक लोब्स हो सकते हैं, पार्टीशंस हो सकती हैं। दीज आर नोन एज लोब्स और पार्टीशंस। इस एक लोब के अंदर एक से लेके फ्रॉम 1 to 4 ट्यूब्यूल्स होंगी। These tubules are known as seminiferous tubules। Seminiferous tubules। ठीक है, यानी ये जो लोब्स हैं, नंबर ऑफ लोब्स कितना हो गया 250 से लेके 300 नॉर्मली एंड समटाइम एक्सेप्शनली 400 तक भी जा सकते हैं। तो वो लोब्स जो हैं उनके अंदर फर्दर एक लोब के अंदर फिर 1 से लेके 4 तक फर्दर डिवीजन होगी किसकी, स्मॉल ट्यूब्स की, उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ये वर्ड ट्यूब्स इसमें सगीर यानी कि
ट्यूब से छोटा ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब इसकी फर्दर अगर हम इसको मज़ीद अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किससे बनी होती है? लेट्स सपोज दिस इज अ सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर इस तरह से फर्दर लेट्स सपोज ये एक ट्यूब है, इसका हम इंटीरियर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें इस तरह से सेल्स होंगे। ठीक है, इंटरनल ये हालो होंगे, यहाँ पे बेसिकली स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, जो स्पर्म बनेंगे। ठीक है, इन सेल्स को आप कहते हैं सेरेटोली सेल्स। सेरेटोली सेल्स, ये मैं एक ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ। इसके दो आप इस एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करने। अब ये जितने भी सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू टाइट जंक्शंस। ठीक है, इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब इस सेल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, यानी कि ये जो जंक्शन है इससे नीचे नीचे आप एक एरिया कंसिडर कर लें, इसको आप कहोगे लूमिनल एरिया। ठीक है, और दूसरा जो एक्सटीरियर की तरफ है इसको आप कहोगे एपिथेलियल। ठीक है, यानी कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? सेरेटोली सेल्स। ठीक है, तो ये इनके कॉमन सेल्स हो गए। इसको आप कहते हो क्या? टाइट जंक्शन। जंक्शंस की टाइप्स होती हैं, इनमें गैप जंक्शंस भी होते हैं, उसके अलावा डेस्मोसोम्स भी होते हैं। बट ये जो तीनों हैं इनका पर्पज़ क्या है? टिशू आर्किटेक्चर। टिशू बनाने के लिए जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हैं। उनमें जंक्शंस भी होते हैं, उनमें डेस्मोसोम्स भी होते हैं, उनमें सेल मैट्रिसेस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हुई है दैट इज़ टाइट जंक्शन यूज़ हुआ है कि ये बड़े क्लोजली आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज इनके बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लाइडिश सेल्स। लाइडिश सेल्स। ठीक है, ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात आ गई। ठीक है, अब जो लाइडिश सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर था। मैंने बात की कि 300 to 400 से ले 300 250 से लेकर 300 नॉर्मली एंड समटाइम्स अप टू 400 तक लोब्स हैं, और उनमें 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें इस टेस्टिस को, तो इसके आप दो पोर्शंस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ वन पोर्शन जर्नल, इसको आप कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये सारी कॉमन डक्ट्स होंगी, फिर इनमें आगे कॉमन डक्ट्स होंगी जो जाके एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है, जिसे हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमस। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन होता है ये भी कॉइल्ड पोर्शन ही होता है, यहाँ पर भी कॉइल्ड डक्ट्स ही होती हैं। इस एरिया को आप कहते हैं रेटिटेस्टिस।
ठीक है, यानी अपर पार्ट ऑफ द टेस्टिस इज आल्सो नोन एज रेडी टेस्टिस। इसका पर्पज है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। इसका क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज एपिडिडिमस। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है, जब ये सारी डक्ट्स कॉमन हो जाएंगी यहाँ पे आके, इस तरह से 2 टाइम्स कॉइलिंग होगी, ये भी इस तरह से कॉइल डक्ट्स ही होंगी। इस एरिया को आप क्या कहते हैं? एपिडिडिमस, एपिडिडिमस। ठीक है, अब एपिडिडिमस फर्दर जो है दोबारा से आगे जाएगी आउट ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, जब ये टेस्टिस से बाहर निकलेगी टुवर्ड्स द बॉडी इन द पेल्विक कैविटी, अब यहाँ से इस डक्ट का नाम हम इसे कहते हैं वास डेफरेंस। वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, वास वैसा से वैसा कहते हैं, वेसल ऑफ वेसल्स। वासा डिफरेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वेसल। ये सारी जब इकट्ठी होंगी उससे ये वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, अब ये जो वास डिफरेंस है, अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम में, तो ये जो आपका यूरेथ्रा है, यानी जो यूरिन ब्लैडर है, इसके ऊपर से होके एक तरह से और बैक साइड से वापस एक कर्वेचर लेके बाहर आ रही है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, अब इनको वास एफरेंशिया भी कहते हैं, वास डिफरेंस बाहर वाली को और वास एफरेंस अंदर वाली को। वास फॉर शॉर्ट वर्ड निकला हुआ है वेसल से, वैजा से, वैजा वर्ड यूज होता है फॉर वेसल्स। ये सारी जो वेसल्स हैं इनकी ये बात कर रहे हैं और इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो यहाँ अगर आप इसको गौर से देखें, जैसे ही ये वास डिफरेंस बाहर निकलती है तो यहाँ पे अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट हो जाता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, एक है प्रोस्टेट। ठीक है, ये मैंने इनलार्ज व्यू बनाया वर्टिकल, और ये दूसरा लेटरल साइड व्यू। साइड व्यू में थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन असल में पोजीशन तो एक्चुअली यही होती है। तो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इन द पेल्विक कैविटी साइड बाय साइड द कॉक्सिक्स बोन। ठीक है, और उसके नीचे 2 छोटे छोटे एक पी हेड साइज ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बल्बोयूथरल और काउपर ग्लैंड। दोनों एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनके नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक और प्रोट्रूजन सी नज़र आती है, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। ठीक है, इस एरिया को आप क्या कहते हैं? सेमिनल वेजिकल। अब हर एरिया अपनी सिक्रीशन करता है। एपिडिडिमस का 2 काम है, स्पर्म स्टोरेज एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात कैसे कि होता है, इस तरह है कि मैंने एक बात की आपके सामने जिक्र किया है सर्टोली सेल्स, इसके अलावा मैंने बात की है लाइडिक सेल्स, इसके अलावा एक सेल और रह गया जिसको हम कहते हैं स्टीरियोसीलियल सेल्स। फिर एक और सेल्स हैं मायोइड सेल्स। ये क्योंकि अभी मैंने जिक्र नहीं किया था, ये रह गए थे। अब ये जो स्टीरियोसीलियल सेल्स हैं, बेसिकली लेट्स सपोज अगर हम एक दोबारा से उसको ड्रा करें, किसको? एक इंडिविजुअल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, तो हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई एक उसका आउटर पोर्शन है, ठीक है, और ये सेंटर से हालो है। इस तरह से हमने कहा था यहाँ पे क्या बनते हैं? स्पर्म्स। यानी इन सेल्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और ये वाला ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पर्म। यानी स्पर्म की जो इनिशियल मैन्युफैक्चर होती है वो कहाँ पे होती है? इन सर्टोली सेल्स में। अच्छा, ये तो एक टाइप ऑफ सेल है। इस तरह से इनमें जैसे जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे एपिडिडिमस की तरफ मूव करती हैं तो इनमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है इनके आर्किटेक्चर में। वहाँ पे एक और तरह के सेल हिस्सा बनाते हैं नोन एज स्टीरियोसीलियल सेल्स। अब वैसे स्टीरियोसीलियल सेल बॉडी में और जगह भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे कान में प्रेजेंट होते हैं, हमारे अदर टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे अब फॉर एग्जांपल स्टीरियोसीलियल सेल्स हमारे जो ईयर्स में होते हैं
वो वहाँ पे साउंड्स का उनके साथ तरह के साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये एक वाइब्रेटरी टाइप के सेल्स हैं, यानी कि दे हैव अ वाइब्रेटरी कैपेसिटी, दे मूव इन अ विप्लैश मैनर। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक तो मूवमेंट में, स्पर्म मूवमेंट में, और दूसरा जो स्पर्म हेड होता है, स्पर्म की जर्नल जो आर्किटेक्चर होता है ऐसा होता है ना, इस तरह से एक स्पर्म की टेल होती है, एक उसका हेड होता है जिसको आप एक्रोसोम कहते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से लेट्स सपोज दिस इज स्पर्म टेल, एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एक रॉड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस तरह से, ठीक है। एक रॉड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इन द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म। ये वाला काम कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे कौन ऐड करता है, दीज सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्टीरियोसीलियल सेल्स। स्टीरियोसीलियल सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके ये जो एपिडिडमस रीजन है, यहाँ पे जो मोस्टली जो इनक्वाइल ट्यूब्स के अंदर जो सेल्स होंगे वो स्टीरियल सेल्स होंगे। वो क्या काम करेंगे, मूवमेंट ऑफ द सेल में हेल्प करेंगे फर्स्ट, लेकिन असल में वो मेजर जो काम करते हैं दैट इज़ दे ऐड माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, क्योंकि इस स्पर्म ने यहाँ से ट्रैवल करना है इस टेस्टिस के अंदर से और आउटसाइड द बॉडी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्विमिंग का काम तो वो कौन करेगा, टेल। उसके लिए उसके पास स्टिकी म्यूकस भी है, फ्लूइड, वो मुख्तलिफ पार्ट्स में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो सिक्रीट करते हैं, सीमन, ठीक है, सीमन जो है वो, और इसके अलावा जो म्यूकस है उसके अंदर वो डिफरेंट जो ग्लैंड्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं, लेकिन टेल जो है स्पर्म के अंदर बनती है स्टार्ट में, जब स्पर्म की अपनी सिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एडिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये ऑर्गेनेल इसमें कौन ऐड करते हैं, स्टीरियोसीलियल सेल्स ऑफ द एपिडिडमस एज वेल एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, फिर तो लाइडिक सेल्स की बात, सर्टोली स्पर्म सिंथेसिस, लाइडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेंटेनेंस सिंथेसिस ऑफ स्पर्म में भी और स्पर्म की मोटिलिटी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले एक बात थी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन रेट। जो हेल्दी ह्यूमन है उसकी जो कैपेसिटी है, डेली कैपेसिटी, दैट इज अराउंड 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल 300 से लेके 400 यानी कि 30 से 40 करोड़ तक स्पर्म्स पर डे यानी 24 आवर में प्रोड्यूस करता है। बट वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, एक्चुअल की होता क्या है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से गुजर के उसने बाहर तक जाना है, ठीक है, तो उस पर टाइम लग जाता है एटलीस्ट 20 डेज, टाइम टू रीच द एक्सटीरियर, एटलीस्ट 20 डेज। इट मीन्स कि 20 दिन तक स्पर्म्स को ज़िंदा रहना है, तब ही वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कर सकेंगे। और इन हेल्दी एजुकेशन जो हेल्दी मेल के अंदर जो पर मिनट स्पर्म्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, दैट इज़ 1500 स्पर्म्स पर मिनट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। कौन सी ट्यूब्यूल्स, दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रोडक्शन इज समथिंग एल्स, एक्सक्रीशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये इन ट्यूब्यूल से बाहर निकल के इस एरिया में आना, फिर उसके बाद बॉडी से बाहर आने में दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। डेली वो प्रोड्यूस कर रहा है पर डे 30 से 40 करोड़, बट उन 30 से 40 करोड़ में से सारे नहीं निकल आते बाहर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको
इन ट्यूब्यूल से यहाँ तक पहुँचने में 30-20 दिन लग जाएंगे। इट मीन्स ऑन द एवरेज देयर इज़ अ वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, जो दो ग्लैंड्स हैं, एक है दैट इज़ बल्बोयूथेरियल ग्लैंड और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और प्रोस्टेट, ठीक है, इसको आप काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। तो इनकी जो लोकेशन है, मैंने पहले भी आपसे बात की है, अगर आप देखें ये एक डिफरेंट व्यू है और दैट इज़ अ डिफरेंट व्यू। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होगी, फ्लूइड्स होंगे, म्यूकस, एसिडिक म्यूकस, फ्रुक्टोज। ठीक है, वो जो फ्रुक्टोज होगा उसके अलावा सिट्रेट्स वगैरह होंगे। ठीक है। अगेन यहाँ पे जो म्यूकस होगा दैट विल बी एल्कलाइन म्यूकस, यानी ये जो सीमेन होता है, सीमेन का जो अपना कलर होता है दैट इज़ ऑफ वाइटिश कलर, मोस्टली वो वाइट कलर का होगा, वाइट स्टिकी म्यूकस होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जो सीमेन एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी इट इज स्टिकी, वाइट एंड वेरी मच स्टिकी। तो व्हेन इट रीचेस द फीमेल बॉडी, उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ठीक है। फॉर दैट पर्पज इट हैज सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, जो कि उसकी जो थिकनेस है उसकी कोआगुलेशन को कम करते हैं। कोआगुलेशन। ठीक है, एक वेजिकुलेज है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज नॉट एंजाइम, दैट इज प्रोटीन स्पर्मीन। स्पर्मीन इज प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट। तो यहां से सारे क्वेश्चन भी इसी से ही बनेंगे। फिर जो स्पर्मीन है इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, और जो सीमेन की जो आप कह सकते हैं जो खुशबू है जो भी है उसका वटेवर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पर्मीन। ठीक है। स्पर्मीन की वजह से जो उसका जो स्मेल होगी, स्मेल ऑफ सीमेन इज बिकॉज ऑफ स्पर्मीन प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट सिक्रीशंस। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी होती है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसमें होते हैं। और उसके अलावा हायाल यूरिनिडेज। Now this is an enzyme, it acts on hyal uric acid. ठीक है, it is a heteropolysaccharide present in the secretion of prostate glands. अच्छा, इसके अलावा एक और पार्ट है दैट इज सेमिनल वेजिकल। दिस एक्सटर्नल पार्ट प्रेजेंट बिलो द यूरेथ्रा, बिसाइड द यूरेथ्रा, अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि इसके बिल्कुल साथ इस तरह पीछे एक इसको पोर्शन होता है, इसको आप कहते हैं सेमिनल वेजिकल। ठीक है, जो सेमिनल वेजिकल है ये भी अपनी सिक्रीशन जो है इसमें इंक्लूड करती है, सीमन में सेमिनल वेजिकल। तो वो उसमें कौन कौन सी है, उसमें एक आ जाएगा फ्लूइड, फ्रुक्टोज, अल्कलाइन फ्लूइड, उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड और वेजिकुलेज। असल में वेजिकुलेज जो है प्रोस्टेट में नहीं होता, किस में होता है, सेमिनल वेजिकल के सिक्रीशन में होता है, और इसका काम होता है टू डिक्रीज थिकनेस ऑफ
सीमेन, ठीक है। जो सीमेन है, जो एक्सक्रीशन है, जिसके व्हाट इज सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है? सीमेन के अंदर अगर आप सीमेन को डिफाइन करें तो सीमेन के अंदर स्पर्म्स होंगे, सीमेन के अंदर म्यूकस होगा, फ्लूइड्स होंगे, इसके अलावा एंजाइम्स होंगे, एनर्जी के कंपाउंड होंगे, फॉर एग्जांपल सिट्रेट्स, स्कॉर्बिक एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्रुक्टोज, ठीक है। वो सारा उसमें होगा। वाई? ये जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म ने एक बहुत लेंथी जर्नी कवर करना है फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड द बॉडी। ये तकरीबन बन जाता है 20 मीटर्स का। क्यों? ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये तकरीबन 6 मीटर की लेंथ की होती है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। 6 मीटर तकरीबन 18 से 20 फुट, तो तकरीबन 20 फुट की बनती है राइट फ्रॉम एपिडिडमस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होती है फ्रॉम द एपिडिडमस आउटसाइड द बॉडी, तो ये तकरीबन 20 फुट बन जाती है। तो इतना लेंथी जर्नी, उससे पहले उसने ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ क्वाइट अ लेंथी जर्नी। और फिर मैंने बात की है कि इट कैन टेक मैनी डेज, ऑल्दो डेली इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारे के सारे एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाते, ठीक है। वो दे विल टेक एटलीस्ट more than 2 weeks to be completely removed from the body। और उस दौरान अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेट्स सपोज रिप्रोडक्शन डजंट अकर, तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन, तो नेट रिजल्ट क्या है? दैट इज डीजेनरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स को जो है वो जो मिलियंस के हिसाब से प्रोड्यूस हुए हैं, वो बॉडी से इजैकुलेट नहीं हुए, बॉडी के अंदर ही हैं। फिर क्या होगा? दे विल बी डिग्रेडेड राइट देयर इन द टेस्टिकल्स एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, ठीक है। जब बॉडी से बाहर ही नहीं गए, फिर उनको ब्रेक डाउन होकर दोबारा से उसके जो कंपोनेंट्स हैं नए स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे। अब हम इसके साथ इससे रिलेटेड दूसरी बात डिस्कस कर लें, दैट इज़ हार्मोन्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, पहले हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नो, हार्मोन्स जो है वो कौन सिक्रीट करता है? मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड। The part of brain that are involved in the development and control of male reproductive system is hypothalamus। ये hypothalamus क्या करता है? It secretes GnRH, gonadotrophic releasing hormone, gonadotrophin releasing hormone, gonadotrophin releasing hormones। वो कौन से हैं? अब ये GnRH काम क्या करता है? इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कौन से हिस्से पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं दिस इज पिट्यूटरी, ये ब्रेन का कोई पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी बैलेंस में भी उसका रोल है। तो वो कौन सा सिक्रीट कर रहा है? GnRH। ये जो GnRH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना एक्शन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? 2 हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से? LH एंड FSH, ठीक है। तो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? FSH एंड LH, ठीक है। ये 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे, दे विल गो टुवर्ड्स द टेस्टिस, ठीक है। अब ये वहाँ पे जाएंगे और ये अपना काम करेंगे। कैसे? जो FSH है इट गोज टू द सर्टोली सेल, और जो LH है ये लाइडिक सेल पे जाएगा,
ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल मैंने कर दिया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर भी काम करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में भी काम करता है। यहाँ पे वो किस पे काम कर रहा है? लाइडिक सेल्स, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन अगर मेल के हिसाब से पूछा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? तो टेस्टोस्टेरोन। अगर फीमेल के हिसाब से पूछा तो एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में। तो ड्यूअल रोल है। अगर मेल का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है तो वहाँ पे इसका क्या काम है? इट एक्ट्स ऑन द लाइडिक सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आगे फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या काम करते हैं। अगर ये फीमेल की बात आ गई तो एंड्रोजेंस एंड ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में उसका रोल है। अच्छा, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, अब जब टेस्टोस्टेरोन और ये प्रोड्यूस हो गए सर्टोली सेल से तो क्या होगा? सर्टोली सेल का काम क्या है? दैट इज स्पर्म्स प्रोडक्शन। लाइडिक सेल का क्या काम है? लाइडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन, बट फर्दर क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बेसिकली सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसको हेल्प आउट कर रहा है, उस ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये दो रोल हैं। अब जब स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, ठीक है, व्हेन प्रोडक्शन इज ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल जब हो गई, इट मीन जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, तो यहाँ पे एक और हार्मोन अपना काम करेगा नोन एज इनहिबिन। अब ये इनहिबिन प्रोड्यूस कौन करता है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से फीडबैक रेगुलेशन है। फीडबैक रेगुलेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो अपनी मजीद प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, उसको स्टेप डाउन करती है। तो यहाँ पे स्पर्म जब अपने नंबर को रीच कर गए तो जो सेल हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि नंबर पूरा हो गया, तो वो क्या सीक्रेट करना शुरू करेंगे? इनहिबिन। तो इनहिबिन दोबारा से जो क्या करेगा? इट विल एक्ट ऑन द, अब इनहिबिन प्रोड्यूस हुआ है कहाँ पे? सर्टोली में। कहाँ पे जाएगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में। इन दोनों को जाके स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा? ब्लॉक करेगा प्रोडक्शन ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच बंद हो जाएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन भी बंद होगी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी, फॉलिकल भी कम, और जब ये दोनों चीज़ें जब प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, एक है टेस्टोस्टेरोन और दूसरी है एबीपी प्रोटीन्स। टेस्टोस्टेरोन किसने प्रोड्यूस किया? लाइडिक्स ने। एबीपी प्रोटीन किसने प्रोड्यूस किए? सर्टोली ने। इस मीन के सर्टोली बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके ये एबीपी प्रोटीन, लेट्स सपोज मैं कहता हूं दिस इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। सेंटर में क्या, इसके साथ क्या हो जाएगी? एबीपी, एबीपी, एबीपी एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपस में जब ये दोनों प्रोटीन्स जुड़ती, ये हार्मोन है और ये प्रोटीन है, एबीपी प्रोटीन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो दे एक्ट ऑन द स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करते हैं, और जब वो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए फिर उसकी मोटिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने
इन सेल्स को डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द सेल्स involved in sport, word is sport, ठीक है, and development of sperms. Number 1, epithelial cells, Sertoli cells, next is Leydig cells and smooth muscles. क्योंकि लेक्चर अभी फ्रेश है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एपिथेलियल सेल ये बेसल लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये जो लेट्स सपोज मैं अगेन आपके लिए ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उससे ये जो स्पोर्टिंग सेल्स होंगे ना, किसके, सर्टोली के जो स्पोर्टिंग सेल हैं। लेट्स सपोज दिस इज सर्टोली सेल, ठीक है। हम कहते हैं ये सर्टोली सेल है, बाहर ये लाइडिक सेल्स हैं, दूर दूर करके, थोड़ा सा दूर करके। तो ये जो एक इसके साथ जो स्पोर्टिंग लेयर बन रही है सेल्स की, जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं बेसिकली, वो कौन से हैं? दीज आर एपिथेलियल सेल्स। ये थोड़े से, फिर इनके साथ एक लेयर और भी होती है, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स के साथ बाहर वाली तरफ एक लेयर और भी होती है, उसको हम कहते हैं मायोइड सेल्स। इस तरह से एक और लेयर होती है, इन लेयर को हम क्या कहते हैं? मायोइड सेल्स, ठीक है। इनका काम भी क्या है? स्पोर टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, मायोइड। दीज आर लाइडिश, ये सारे लाइडिश हो गए। बाकी ये लाइडिक, लाइडिश आपकी मर्जी है जैसे प्रोनाउंस करें। दीज आर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट, तो असल में स्पर्म्स कहाँ पे होते हैं? मैंने कहा था एक इसका बेसल एरिया होता है। हम इस सेल, अगर इस सेल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दें फर्दर अगेन, तो ये इसका बेसल एरिया है और ये इसका लुमिनल एरिया है। तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ से स्पर्म बनते हैं। इस एरिया से स्पर्म बेसिकली वो 4 के नंबर में इस तरह से, लेट्स सपोज हर एक के साथ मैं एक एक बनाऊँ, यहाँ से ओरिजिनेट करता हुआ। तो अगर आप देखें तो स्पोर डेवलपमेंट कौन सा सेल कर रहा है? सर्टोली सेल। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सर्टोली। ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? एपिथेलियल के साथ साथ बाहर। मायोइड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये भी गलत, ये भी गलत। और एपिथेलियल बाहर की तरफ है, वो ना बनाते हैं स्पर्म्स को ना उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सर्टोली सेल्स, ठीक है। यू मस्ट लुक एट द अदर ऑप्शंस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग सेल्स आर, सेल्स आर। अगर यहाँ पे वर्ड टिश्यू होता तो शायद कुछ और बात हो सकती थी। ऑप्शन जो दिए हैं हमें, दैट इज लाइडिक, उसके अलावा स्टीरियोसिलिया, उसके अलावा ऑप्शन दिया गया है सर्टोली,
एंड लास्ट वन इज मायोइड। ठीक है, अब ये याद रखें ये चारों के चारों सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर या उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। आपने फंक्शंस को याद रखना है। ठीक है, लाइडेक का फंक्शन क्या है, स्टीरियोसिलिया का फंक्शन क्या है, सर्टोली का फंक्शन क्या है और मायोइड का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ठीक है, सर्टोली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। क्वेश्चन हमारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली लाइडेक सीक्रेट करते हैं, ये भी सीक्रेट नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट वन इज this question is important. Cells supporting sperm propulsion through seminiferous tubules. ऑप्शन है स्टीरियोसिलिया, नंबर 2 स्मूथ मसल्स, नंबर 3 मायोइड्स एंड नंबर 4 बोथ बी एंड सी। क्योंकि आपका जो पहला जवाब जा रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली आप फर्स्ट की तरफ जा रहे होंगे कि ये स्टीरियोसिलिया है। ठीक है, बट स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखें। सपोर्टिंग स्पर्म्स प्रोपल्शन थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दैट इज़ जो स्टीरियोसिलिया है बेसिकली इनका जो ज़्यादा नंबर कहाँ पे होता है, एपिडिडिमस में। दे आर प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स, बट इनका जो ज़्यादा नंबर होता है वो कहाँ पे आता है, बाहर। जब ये कॉइल ट्यूब्स यहाँ से टेस्टिस से बाहर निकलती हैं इन द एपिडिडिमस रीजन, वहाँ पे उससे आगे जो है, अगर ये यहाँ पे वर्ड होता इन द एपिडिडिमस, यहाँ पे अगर वर्ड होता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जगह वर्ड क्या होता, एपिडिडिमस, फिर ये दोनों गलत हो जाते, फिर स्टीरियोसिलिया ठीक होगा। क्योंकि उसने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की है, वहाँ पे जो मेजर जो है रोल कौन सा प्ले करते हैं, ये दो स्मूथ मसल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द एपिथेलियल्स एंड मायोइड सेल्स अराउंड इट। ठीक है, मायोइड सेल्स ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा असल में, डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स is at A, B, C and D। तो उसने जो ऑप्शन दिए हैं दैट इज एपिडिडिमस, सेकंड वन इज रेटिटेस्टिस, थर्ड वन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स and fourth one is all of these. Now look at the statement. वर्ड है टेम्पररी स्टोरेज। अगर वो वर्ड यूज़ करता स्टोरेज, फिर तो हम चले जाते इसको, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो हर सूरत में गलत है। क्यों? वहाँ पे स्टोरेज नहीं होती, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि एपिडिडमिस में स्टोरेज प्लस डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, स्टोरेज प्लस डेवलपमेंट। तो ये जो टेस्टिस का ये वाला एरिया होता है, इस एरिया में ऊपर वाला एरिया जहाँ से फिर वो बाहर की तरफ मूव करती हैं वो कॉइल ट्यूब्स, उसको आप कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्योंकि उसने सिर्फ बात की है स्टोरेज की। अगर वो बात कर देता, साथ में वर्ड ऐड कर देता एंड डेवलपमेंट, फिर ऑप्शन ये नहीं होता, ये वाला होता। क्लियर? तो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। सारे ये पोर्शंस हैं ये करीब करीब ही हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा हमारे पास? दैट इज रेटी टेस्टिस। क्यों? उसने सिर्फ बात किसकी की है? स्टोरेज की है। उसने बात डेवलपमेंट की नहीं की। ये जो एपिडिडमिस है, इसमें कौन सी डेवलपमेंट होती है? वही बात है जो मैंने पहले की थी कि वहाँ पे क्या होते हैं? स्टीरियोसिलिया। तो स्टीरियोसिलियल सेल्स क्या करते हैं? दे ऐड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन स्पर्म हेड। स्पर्म की जो नेक है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया को ऐड करते हैं। ये डेवलपमेंट है उसकी, उसको सपोर्ट करना है उसको। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एपिडिडमिस होगा। Next question is from glands. Part of male reproductive system. Part of male reproductive system secreting alkaline fluid including prostaglandins. ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ठीक है, उसने जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आर प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, then Cowper's gland, and last one is all of these. अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज की वर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सेकंड वन इज अल्कलाइन। ठीक है, अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी सेक्रीशन हमेशा क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, सेकंड वन इज काउपर्स ग्लैंड, इसकी भी क्या होती है? इसकी भी अल्कलाइन होती है। ठीक है, इसने वर्ड क्योंकि मैंने अल्कलाइन को इसलिए बोल्ड किया क्योंकि जो काउपर ग्लैंड, इसको आप बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल, इसकी सिक्रीशन अल्कलाइन होती है। तो आप शायद अल्कलाइन की वजह से काउपर्स पे चले जाएं, लेकिन जो कीवर्ड है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन है वो कौन करता है? दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सेमिनल वेसिकल, नॉट प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों? उसकी सिक्रीशन एसिडिक है। नॉट काउपर्स ग्लैंड, ऑल्दो यहाँ पे अल्कलाइन वर्ड यूज है स्टेटमेंट में, लेकिन जो की वर्ड है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन सिक्रीट करते हैं? सेमिनल वेसिकल, जो कि आउटसाइड द टेस्टिस इन द बॉडीज, इन द बॉडी पेल्विक कैविटी बिलो द यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल बैग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द ग्लैंड्स, question is simple. Order of semen is due to
सिक्रीशन ऑफ स्पर्मीन, ठीक है, प्रेजेंट इन सिक्रेटेड बाय ए, बी, सी एंड डी। हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हैं सेमिनल वेजिकल, सेकंड ऑप्शन उसने दिया है प्रोस्टेट, थर्ड ऑप्शन उसने दिया है बल्बोयूरेथ्रल एंड फोर्थ दिया है बोथ बी एंड सी। अच्छा, है क्वेश्चन है ऑर्डर का। ऑर्डर मीन स्मेल, ऑर्डर मीन स्मेल। अगर वो पूछता कलर ऑफ सीमेन, कलर ऑफ सीमेन, यहां पे वर्ड ऑर्डर की जगह होता कलर ऑफ सीमेन इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ, शायद फिर वहां पे उसको स्टेटमेंट भी चेंज करनी पड़ती, क्योंकि फिर यहां पे ये वर्ड नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्ड आया हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ सीमेन इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ स्पर्मीन। तो स्पर्मीन बेसिकली जो है, अब सेमिनल वेजिकल की जो सिक्रीशन होती है वो येलोविश होती है, तो ये इसलिए बड़े माइन्यूट से इनकी वाइटिश होती हैं, इसकी भी वाइटिश, ठीक है, और इसकी भी वाइटिश। जो येलोइश कलर होता है सीमेन का, इट इज़ ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेजिकल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कलर का नहीं है, ऑर्डर का है, और उसमें भी उसने रीज़न दे दिया है। वो रीज़न ओमिट भी कर सकते थे, या वो ये भी पूछ सकते थे आपसे कि ऑर्डर ऑफ सीमेन इज़ ड्यू टू स्पर्मीन के साथ वो शायद आपको 3 प्रोटीन्स और दे देते, बताएं कौन सी है इसमें से। तो स्पर्मीन बेसिकली प्रोस्टेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय बल्बोयूरेथ्रल, नॉट सेमिनल वेजिकल। तो फिर बोथ बी एंड सी भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया on sperms are added by। तो अब तक आपको इसका जवाब आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। ए, बी, सी एंड डी। उसने जो ऑप्शन दिए हैं, दैट इज सेमिनल वेजिकल, सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल, and last one is none of these। sorry, epididymis, stereocilia, stereocilial cells, रेटिटेस्टिस और नन ऑफ दीज। यानी कि अगर आपको स्टीरियोसिलियल का अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपके जहन में यही होगा कि क्योंकि स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं, दे आर फॉर्म इन द सर्टोली सेल्स, ठीक है, तो आप शायद इस पे चले जाएं। इफ़ यू हैड लर्नड अबाउट स्टीरियोसिलिया तो आप किसकी तरफ जाएंगे? नन ऑफ दीज की तरफ। क्यों? जो आप कहेंगे कि ये तो सेल वो बना रहे हैं सर्टोली सेल्स, तो जब स्पर्म बन ही उधर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उधर ही बन रहे हैं। असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो उसके ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन ऐड करता है? दैट इज ऐड बाय स्टीरियोसिलिया सेल्स, ठीक है। एपिडिडिमस का काम, इसका क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। हाल दो। अच्छा, इसमें ये जो स्टीरियोसिलियल सेल्स हैं इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर देता, ऐसे कर देता, नन ऑफ दीज की बजाय, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी भी अगर कर दे
तो यू कैन गो फॉर द बोथ, ठीक है, क्योंकि स्टीरियोसीरियल सेल्स एपिडिडमस में भी प्रेजेंट होते हैं अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। तो आप कहते हैं जी इसमें भी है, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपको स्टीरियोसीलिया का पता होगा। अगर आपको स्टीरियोसीलिया का नहीं पता होगा तो आप फिर नन ऑफ दिस की तरफ ही जाएंगे कि भाई वो उधर बनते ही नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा स्टीरियोसीलिया ही ऐड करते हैं। स्टीरियोसीलिया जो है मोस्टली जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एपिडिडमस। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थक गई।